हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें मेनली हम बात करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अब इसके ऑप्शंस हैं कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कोशिका, यानी जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका यानी सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे कि मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो उन्हें बहुकोशिकाए सजीव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं एंथोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एंथोलॉजी, यानी पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। बात करें एग्रोस्टोलॉजी की, तो घासों के अध्ययन एवं पालन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं और परागकणों के अध्ययन को पॉलिनोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य किसका बना होता है? अब इसके ऑप्शंस हैं केवल कोशिका द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जल। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है जिसे वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसके ऑप्शंस हैं गोल्जिकाए, अंतर्द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। गुणों में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी ईसीडीएनए न्यूक्लियर यानी नाभिकीय डीएनए से भिन्न होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मौजूद 37 जीन्स में से 13 जीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण करने में सहायक होते हैं, जबकि बाकी 24 जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए आरएनए निर्माण करते हैं। इन 24 जीन्स में 2 जीन्स राइबोसोमल और आरआरएनए जीन होते हैं और 22 जीन्स ट्रांसफर और टीआरएनए जीन्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रतिकृति बनाना या अनुवाद करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटीन संश्लेषण, यानी आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। आरएनए अधिक अणुभार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ये डीएनए से भिन्न होता है क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है और नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर
यूरेसिल होता है। प्रत्येक कोशिका में आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए, इनका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा होता है। केंद्रक में डीएनए सांचे पर इनका निर्माण होता है। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए के संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अणु होते हैं। यह कोशिका की कुल आरएनए का 80% होता है। और तीसरे स्थान पर स्थानांतरण आरएनए यानी टीआरएनए होता है और यह कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% होता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं केंद्रकीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में या गुणसूत्रों में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी वो अति सूक्ष्म रचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, वह जीन, वंशाणु या पितराय कहलाती है। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? अब इसके ऑप्शंस हैं मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या केल्विन ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है खुराना ने। हरगोविंद खुराना एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय अमेरिका में अनुसंधान करते हुए उन्हें मार्शल डब्ल्यू निरनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं और प्रोटीन के सेल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। हरगोविंद खुराना और निरेनबर्ग को उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय से लुइसा ग्रॉस हार्विट्ज पुरस्कार भी दिया गया था। ब्रिटिश भारत में पैदा हुए हरगोविंद खुराना ने उत्तरी अमेरिका में 3 विश्वविद्यालयों के संकाय में कार्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्रीय विभाजन, माइटोसिस और मियोसिस दोनों, या फिर ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्रीय विभाजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है केवल समसूत्रण, यानी शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण यानी मिटोसिस साधारण कोशिका विभाजन है। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में कोशिका की केंद्रक का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन या कैरियोकोइनेसिस भी कहते हैं। विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहा जाता है। विभाजन के अंत में मात्र कोशिका पुत्री कोशिकाएं में बदल जाती हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, दोनों आरएनए और डीएनए, या फिर या तो आरएनए या डीएनए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 यानी या तो डीएनए या आरएनए। विषाणु यानी वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं।
इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम के पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। यह सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्त अवस्था में रह सकता है और जब भी एक जीवित माध्यम या धारक के संपर्क में आता है, उस जीव की कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देता है और जीव बीमार हो जाता है। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है, वह कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना से बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन शुरू कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? अब इसके ऑप्शंस हैं पोलियो, HTLV, TMV या HIV। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है TMV, यानी टोबैको मोज़ैक वायरस की खोज सर्वप्रथम हुई थी। TMV यानी टोबैको मोज़ैक वायरस एक विषाणु है। यह सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है। इस विषाणु की खोज आइवेनोविस्की ने की थी। यह विषाणु पतले, लंबे, बेलनाकार संरचना वाले होते हैं। TMV का प्रोटीन आवरण लगभग 2130 इकाइयों का बना होता है, जो कैप्सोमियर्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? इसके ऑप्शंस हैं माइकोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या ईस्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है लैक्टोबैसिलस, यानी दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो मानवों के आहार नाल में भी पाया जाता है। इनका आकार रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, यूरेसिल किसमें पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं गुणसूत्र में, प्रोटीन में, डीएनए में या आरएनए में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आरएनए में। आरएनए एक अकेली बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला वाला लंबा तंतुनुमा अणु जिसमें फॉस्फेट और राइबोज शर्करा की इकाइयां एकांतर में स्थापित होती हैं। इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की तरह आरएनए में भी राइबोज से जुड़े 4 क्षारक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना कि डीएनए। आरएनए शरीर में डीएनए के जीन्स की नकल करके व्यापक तौर पर प्रवाहित करने का काम करता है। इसके साथ ही यह कोशिकाओं में अन्य आनुवंशिक सामग्री पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, जीनोम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं एक गुणसूत्र के जीनों की कुल संख्या, एक लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जीनों की कुल संख्या, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या या एक जाति के गुणसूत्रों की अनुदित संख्या। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है एक जाति के गुणसूत्रों की अनुदित संख्या। बात करें जीनोम की, तो ये आणविक जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के अनुसार जीन जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है जिसके माध्यम से जीवों के गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। मानव जीनोम में अनुमानतः 80,000 से 1 लाख तक जीन होते हैं। जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टाइड बंधक किसके बीच होते हैं? अब इसके ऑप्शंस हैं यूरिया, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल या कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अमीनो अम्ल, यानी पेप्टाइड बंधक अमीनो अम्ल के बीच होते हैं।
पेप्टाइड बंध एक क्षीर स्वभाव का रासायनिक बंध होता है जो कि प्रायः अमीनो एसिड के बीच बनता है। इसमें एक अमीनो एसिड के समूह दूसरे अमीनो एसिड के NH2 समूह के साथ बंध बनाता है, जिसमें से एक H2O निकल जाता है और एक CONH बंध बन जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।